सुप्रभात बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड का पाठ शुक्र तारे के समान पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं स्वामी आनंद जी। इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई के बेजोड़ प्रतिभा का, व्यस्ततम दिनचर्या आदि का वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार शुक्र तारा अपनी आभा दिखाकर घंटे 2 घंटे में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार गांधी जी के सचिव महादेव भाई भी भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी आभा दिखाकर अचानक ही अस्त हो गए। सर्वप्रथम मैं पाठ के लेखक स्वामी आनंद जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी। स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मत लाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। निम्न लेखक अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उनकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत हो गए। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निराभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उनकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। अब पाठ के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। इस पाठ में महादेव भाई जो कि गांधी जी के निजी सचिव थे, उनकी प्रतिभा के बारे में बताया है लेखक ने, और ये बताया है कि उनकी कार्यशैली क्या थी, किस तरह से वे अपने समय का विभाजन करते थे और वे दिन में किस प्रकार उनकी दिनचर्या क्या थी और किस तरह से वो किन किन कार्यों में अपना दिन बिताते थे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र ही
कोई जोड़ नहीं, शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उन्हें पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव करते थे। अब सर्वप्रथम शुक्र एक तारा है, एक तारे का नाम है जो कुछ ही समय के लिए आकाश में चमकता है। और उसके पश्चात आभा माने प्रभा यानी चमक, नक्षत्र मंडल यानी तारों का समूह, कलगी रूप यानी तेज प्रतिभा वाला, तेज चमक वाला तारा, तेजस्वी माने चमकदार, उषा काल माने भोर, सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है उसे बोलते हैं उषा काल। मुग्ध माने प्रसन्न, हम्माल का मतलब होता है बोझ ढोने वाला। पीर यानी कोई महात्मा या सिद्ध पुरुष। भिश्ती यानी मशक से पानी, मशक जो जिससे पानी डाला जाता है। मशक एक चमड़े का थैला होता है जिसमें पानी लेकर के डालते हैं नालियों को साफ करने के लिए। खर माने गधा। तो इस पंक्ति का आशय इस प्रकार होगा, आकाश के तारों में शुक्र की जो कोई जोड़ नहीं, माने आकाश में शुक्र निकलने वाला जो शुक्र तारा है उसके समान उतनी चमक किसी और तारे में नहीं है। उसकी कोई तारे के साथ उसकी समानता नहीं, कोई जोड़ नहीं यानी कोई समानता नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना जाता है। शुक्र तारा जो है चंद्र का साथी माना जाता है, यानी चंद्रमा के उदित होने के समय वह उसके साथ रहता है और अस्त होने के समय भी उसी के साथ रहता है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। कहते हैं कि उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो चमक है, उसकी सुंदरता का वर्णन करने में संसार के कवियों ने कहीं भी कमी नहीं की है। उसकी सुंदरता का वर्णन हर जगह कवि करते आ रहे हैं। कहते हैं कि फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम को देखती है या बड़े सवेरे। कहते हैं कि तारों में जो सर्वश्रेष्ठ है कलगी रूप, उसको बोल रहे हैं कि जो तारों में सबसे तेज चमकने वाला जो तारा है उसको इतना चमकदार होते हुए भी उसको या तो दुनिया के लोग शाम को समय जब सूर्य उदय होता है तब देख पाते हैं, या जब सूर्यास्त होता है तब देख पाते हैं, यानी वह आकाश में घंटे 2 घंटे ही रहता है। महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को
जगमगा रहे थे। मतलब उनकी प्रतिभा जो थी उससे हमारे स्वतंत्रता का उषा काल, यानी कि स्वतंत्रता का जो प्रारंभिक काल था, स्वतंत्रता हेतु जो चेष्टा की जा रही थी उसका जो प्रारंभिक काल था, उसी समय ये जो शुक्र तारे के समान ये महादेव जी, चमकीले तारे के समान महादेव जी प्रकट हुए और उसी समय वे कुछ दिनों के लिए संसार रूपी आकाश में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। और जिस तरह से शुक्र तारा घंटे 2 घंटे ही आसमान में चमकता है और दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी इनकी भी प्रतिभा को संसार ने कुछ ही समय के लिए देखा। आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। और इस तरह से बहुत कम समय में जिस तरह से शुक्र तारा अस्त हो जाता है आकाश में, ये भी भारत के आकाश में, भारत के इतिहास के रूपी आकाश में थोड़े ही दिन रहे और उसके बाद इनका अंत हो गया, यानी इनका देहावसान हो गया। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। कवि लेखक कहते हैं कि इनका धर्म ही सेवा था। ये सेवा को अपना परम धर्म मानते थे और जीवन का उद्देश्य मानते थे। तो सेवा धर्म ही हो जिनका, ऐसे व्यक्ति महादेव भाई देसाई गांधी जी के मंत्री के रूप में थे और वे अपने काम से दुनिया को चकित कर देने वाले थे। लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे और शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। जैसे शुक्र तारा आसमान में अस्त हो जाता है, बहुत कम समय के लिए आकाश में उदित होता है और फिर बहुत ही कम समय में अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत कम दिनों के लिए आए और गांधी जी के साथ रहे। उसके बाद अचानक ही इनका देहावसान हुआ और ये समाज से इनका माने तिरोभाव हो गया। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के भक्त थे। जैसा कि पाठ में कहा गया है कि सेवा ही धर्म जो जिनका हो, ऐसे महादेव भाई गांधी जी के परम भक्त थे और गांधी जी के ही साथ रहते थे। गांधी जी के मित्रों के बीच विनोद और अपने को गांधी जी का हममाल कहने में वे कभी भी अपना मतलब कि वो गांधी जी का बोझ उठाने वाला, हममाल माने बोझ उठाने वाला, माने गांधी जी के साथ रहकर गांधी जी का बोझ उठाने वाला अपने आप को कहते थे और इसी रूप में उन्हें परिचय देने में जरा भी अपमान का अनुभव नहीं होता था। कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव करते थे। इसी प्रकार कभी कभी जब वे अपना परिचय देते थे तो वे स्वयं को गांधी जी का पीर, बावर्ची, भिश्ती खर, ये चारों बताते थे। कहते थे पीर यानी कि गांधी जी के लिए मैं भगवान हूँ, बावर्ची मैंने भोजन बनाने वाला बावर्ची, भिश्ती मैंने सफाई करने वाला सफाई कर्मी, और खर यानी गधा बोझ ढोने वाला। ये चारों रूप मैं गांधी जी के लिए धारण करता हूँ। इसमें मुझे गौरव का अनुभव होता है, महानता का अनुभव होता है और उनको ऐसा करने में ज़रा भी शर्मिंदगी या लज्जा नहीं आती। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुँचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको
अपने उत्तराधिकारी के रूप में सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोने में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। अब इसका आशय यह है कि गांधी जी के लिए वे पुत्र के समान, पुत्र से भी अधिक थे, मतलब पुत्र से भी ज़्यादा गांधी जी उसको मानते थे। अपने पुत्र को जितना नहीं मानते थे उससे भी ज़्यादा कहीं वे महादेव भाई को मानते थे। सन 1917 में जब गांधी जी के पास वे पहुँचे तभी गांधी जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया। मतलब उन्होंने इनका परिचय लोगों के सामने अपने उत्तराधिकारी के रूप में दिया। सन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन दिनों पंजाब गांधी जी हत्याकांड के बाद देखने के लिए और जो पीड़ित हैं उनको सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, तो गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। उसी समय गांधी जी ने उसे पहली बार देखा और उसे पहचान लिया था और उन्हें अपना वारिस कहा था। यानी कि जैसे पिता के बाद उसका सारा काम कारोबार उसका बेटा करता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने उसे महादेव भाई को अपना वारिस कहा। यानी कि उनके बाद सारा कामकाज महादेव भाई ही देखेंगे। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमालय, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु हिमालय का तात्पर्य सेतु बंध रामेश्वर से लेकर के हिमाचल तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आसेतु हिमालय देश के चारों कोने में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। मतलब सन 1929 तक गांधी जी ये महादेव भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी दूरी तक हमारी भारत की धरती है का दोनों छोर है, वहाँ तक इनको लोग प्यार करने लगे थे, लोग इनको मानने लगे थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। अब यहाँ इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि पंजाब में फौजी शासन लगा हुआ था। उस समय पंजाब में फौजी शासन लगा हुआ था और फौजी जो है साधारण जनता पर कहर बरपा रही थी, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार कर रही थी। उसका ब्यौरा रोज़ आने लगा था और वहाँ पे वो किस तरह से पुलिस जो है आम जनता को सता रही है, अत्याचार कर रही है उनके ऊपर, उसका ब्यौरा रोज़ अखबार में आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को निरंतर गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर वाराणसी भेज दिया जाता। मतलब उस समय का कानून यह था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो उस समय जो है जितने नेता थे उनको गिरफ्तार किया जाता था और गिरफ्तार करके उनको भारत भेज दिया जाता था। कानून के तहत जन्म कैद और सजाएं देकर काला पानी भेज दिया जाता था और इस प्रकार उनके ऊपर काला पानी की सज़ा लगती थी, काला पानी की सज़ा उनको मिलती थी और इस प्रकार वे काला पानी
की सज़ा काटने के लिए चले जाते थे। अब मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पर ट्रिब्यून के संपादक श्री काका कालेलकर राय को 10 साल की जेल की सज़ा मिली। लेखक यहाँ ये कहते हैं कि गांधी जी के समान कि ये कहते हैं कि गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगियों में एक थे, जितने नेता थे इन सारे नेताओं को या तो उम्र कैद की सज़ा मिली या काला पानी की सज़ा मिली। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक जो लाहौर से निकलती थी पत्रिका दैनिक या ट्रिब्यून जिसका नाम था, उसके संपादक थे कालीनाथ राय। अब इस समय अंग्रेज़ों का शासन था। भारत में स्वतंत्रता के लिए चारों तरफ आंदोलन हो रहे थे। तो इस दशा में उनको यहाँ पे 10 वर्ष की जेल काटने की सज़ा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मंदिर मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी उस समय सत्याग्रहियों में मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में मुख्य भूमिका गांधी जी की थी। तो उनसे मिलने के लिए और उनको देश की उनके ऊपर ढाए गए जुल्मों की अत्याचारों की कहानियाँ सुनाने के लिए वे गांधी जी से मिलने आया करते थे। तो उसी समय अपने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ सुनाने के लिए कुछ लोग आए। तो गांधी जी ने उन पीड़ितों के दल यानी कि जितने सदस्य थे इस दल में सारे लोगों को गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। मतलब कह रहे हैं कि ये सारे सत्याग्रही जितने थे वे दल यानी पूरे समूह भर गाम देवी एक स्थान है, वहाँ के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। गांधी जी के सामने अपने अत्याचारों का बखान करने के लिए या अपनी कहानियों का पेश करने के लिए लोग इन जगहों पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे। महादेव भाई इस दौरान जितने पीड़ित आते थे उन सभी की बातों को इकट्ठा करते थे और उसको लिख करके उनके अत्याचारियों की कहानियाँ बना करके वे गांधी जी के समक्ष पेश करते थे। पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे। यानी कि वे अत्यंत संक्षिप्त रूप से उन घटनाओं का वर्णन करते हुए लेख लिखते थे और फिर उसको गांधी जी को प्रस्तुत करते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे। अब जितने लोग उनसे मिलने आते थे और अपनी कहानी सुनाते थे, अपनी गाथा सुनाते थे, अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में सुनाते थे, तो उन बातों को ये लिखते थे और लिखने के बाद उनको इतने संक्षेप में लिखते थे कि लोगों को बुरा न लगे, लोगों को अच्छा लगे। तो उन संक्षिप्त टिप्पणियों को वे गांधी जी के सामने रखते थे। मतलब जो लोग मिलने आते थे पूरी तरह से अपनी सारी बातों को कहते तो थे, परंतु पूरा कहने का उनको वे नहीं पूरी बात एक साथ नहीं कहते थे, बल्कि महादेव भाई के माध्यम से वह बात गांधी जी के पास जाती थी। आने वाले के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे और गांधी जी के पास जो लोग आते थे वो सीधे गांधी जी के पास नहीं जाते थे, बल्कि
महादेव भाई के माध्यम से जाते थे। महादेव भाई उन्हें गांधी जी के पास ले जाते थे, मिलवाते थे और उनकी बातों को गांधी जी तक पहुंचाते थे। अब इसके पश्चात गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे और जो लोग आकर के अत्याचारों के बारे में, पीड़ाओं के बारे में, दिए गए पीड़ाओं के बारे में बताते थे, उन सभी के ऊपर गांधी जी लेख लिखते थे और उसे बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि एक दैनिक पत्र था, उसमें लिखकर छापा जाता था, छपवाया करते थे। क्रांति काल में जगह की तंगी बनी रहती थी। उस समय सर्वत्र स्वतंत्रता के लिए क्रांति चल रही थी और लोग जगह जगह छुपकर अपने अपने कार्य किया करते थे। जो सत्याग्रही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कह रहे हैं उनके लिए जगह, ये सारे काम जो है आज स्वतंत्रता के रणबांकुरे जो है अपना उनको करते, मतलब उसमें छापते थे बॉम्बे क्रॉनिकल में। और उनको क्रॉनिकल में इतना के लिए इतने लेख आते थे कि क्रॉनिकल में जगह की तंगी हो गई, यानी कि उनके पत्रिका में अब स्थान नहीं था कि ये लोग अपनी बातें लिखें। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाला की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। अब लेखक ये कहते हैं कि क्रॉनिकल में लोग अपने अपने लेख लिखवाना चाहते थे, छपवाना चाहते थे, परंतु अंग्रेज का राज्य होने के कारण अंग्रेज नहीं पसंद करते थे कि उनके बारे में कोई लेख लिखे और कोई कुछ कहे। तो कुछ ही दिनों के बाद वो जो क्रॉनिकल में गांधी जी और गांधी जी के सब पास आने वाले लोग अपना लेख लिखते थे, वे निडर अंग्रेज़ों के सामने टिक न सके और उनके जो संपादक थे हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाला की सज़ा दे दी। इंग्लैंड सज़ा देकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारिकादास। उस समय गांधी जी के दल में काम करने वाले बम्बई के 3 नेता मुख्य रूप से थे। एक नाम था शंकरलाल बैंकर का, दूसरा नाम उमर सोबानी का और तीसरा जमनादास द्वारकादास। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे, यानी कि जो जमुनादास द्वारिकादास हैं ये एनी बेसेंट के, श्रीमती एनी बेसेंट के अनुयायी थे, माने उनके बातों को मानने वाले थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। ये नेता जो अपनी बातों को इस ट्रिब्यून निकालते थे, क्रॉनिकल में निकालते थे, यंग इंडिया में निकालते थे, तो उनके पास क्रॉनिकल में लिखने, मुख्य रूप से क्रॉनिकल, ये द्वारिकादास जमुनादास जो है अपनी लेखों को इसमें यंग इंडिया में भी निकालते थे। यंग इंडिया का नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकलने लगा था और उसमें वे लोग अपनी बातों को, अपने लेखों को निकालते थे। लेकिन क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन की मुख्य रूप से लिखते थे, लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। जो क्रॉनिकल पत्रिका के जो संपादक थे हार्नीमैन, मुख्य रूप से वे ही इस पत्र में लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। अब हार्नीमैन को जब देश निकाला दे दिया गया तो उनके जाने के बाद लोगों के पास लेखों की कमी होने लगी और लोगों को ये नहीं पता चलता था कि इस पत्र में लेख कैसे छपे और कहाँ से
आए, क्योंकि इन लोगों को जेल हो जाने के कारण लिखने वालों की संख्या कम पड़ने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। ये तीनों शंकर लाल बैंकर, उमर सोभानी और जमुना दास जो हैं, ये उस समय के बड़े ही तेजस्वी नेता थे और ये तीनों ही गांधी जी के परम प्रशंसक थे। मैंने गांधी जी की नीतियों की, गांधी जी के कार्यों की प्रशंसा करने वाले थे। उन्हें सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता उसके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे।